मैं भगवान हूँ, मैंने ये दुनिया बनाई है। मैं चाहूँ तो किसी को मार भी सकती हूँ या मार कर उसे ज़िंदा भी कर सकती हूँ। भरोसा नहीं हो पा रहा ना? एक बार अपने आप को मार के तो देखो, फिर देखो मैं कैसे तुम्हारे उसी शरीर में तुम्हें फिर से ज़िंदा करके दिखाती हूँ। ये कोई मूवी का डायलॉग नहीं था, ये एक 27 ईयर ओल्ड लड़की का स्टेटमेंट था, अलेख्या नायडू। ये लड़की अपने आप को भगवान मानती थी और उसके इसी बिलीव ने सिर्फ उसकी ही ज़िंदगी नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। Welcome back to another episode of Fintail. My name is Amit. In this video we are going to discuss about the case of Naidu family. 24th of January 2021, मदनपल्ले, आंध्र प्रदेश। शाम के अराउंड 4 बजे मदनपल्ले पुलिस स्टेशन को एक रैंडम कॉल रिसीव होता है। कॉल करने वाले मदनपल्ली के ही कुछ लोकल रेजिडेंट्स थे जो कि मदनपल्ली के शिवनगर कॉलोनी में रहा करते थे। उनका कहना था कि उनके नेबर्स यानी नायडू फैमिली के घर के अंदर से बहुत अजीब से आवाज़ें आ रही है, जैसे कि उनके घर में कोई तंत्र पूजा परफॉर्म किया जा रहा है एंड किसी इंसान को टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि घर के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। लेकिन उनके पास ये साबित करने के लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। इस वजह से पुलिस वालों ने उस कॉल को सीरियसली नहीं लिया, मतलब उन्होंने उस कॉल को अपने प्रायोरिटी पे नहीं रखा। लेकिन उसी दिन शाम के 7:30 बजे पुलिस को फिर से एक कॉल रिसीव होता है। इस बार कॉल करने वाला जे नायडू नाम का कोई आदमी था। उनका कहना था कि उनके एक करीबी दोस्त है जिनका नाम पुरुषोत्तम नायडू है, जो कि शिवनगर कॉलोनी में अपने फैमिली के साथ रहा करते हैं। कुछ ही देर पहले उन्होंने जे नायडू को कॉल किया था एंड कॉल पर उन्होंने कुछ बातें बताई जिसे सुनकर जे नायडू काफ़ी घबरा गया था। उनके दोस्त ने उनसे कहा था कि उनके घर में कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया है जिसकी वजह से उनकी दोनों बेटियों की जान चली गई है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, कल सुबह 6 बजे तक यानी सूरज की पहली किरण के साथ वो फिर से जिंदा हो जाएंगी, उनका पुनर्जन्म होगा। ये रिचुअल परफॉर्म करने के लिए हमें अपने आप की जान को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इस वजह से वो अपने आप को मारने वाले हैं। ये सुनकर जे नायडू को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। इसलिए जे नायडू ने बिना कोई टाइम वेस्ट किए पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया एंड पुलिस को भी जब ये बात पता चली तो उन्हें भी काफ़ी अजीब सा लगा था, क्योंकि 4 बजे भी उन्हें एक कॉल आया था, वो भी शिवनगर कॉलोनी से। तो पुलिस को लगा कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इस वजह से पुलिस वाले सीधा क्राइम सीन की तरफ निकल जाते हैं। नायडू फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स थे। ये फैमिली पहली नज़र में एक फाइनेंशियली स्टेबल, हाईली एजुकेटेड, परफेक्ट इंडियन फैमिली लगती थी। इस फैमिली के हेड 55 ईयर ओल्ड पुरुषोत्तम नायडू, जो कि मदनपल्ली के गवर्नमेंट डिग्री वुमेंस कॉलेज में एज अ केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने PhD भी कर रखी थी, इस वजह से एकेडमिक वर्ल्ड में उनका अच्छा खासा इमेज था। और उनकी वाइफ 50 ईयर ओल्ड पद्मजा नायडू, जो कि IIT मास्टरमाइंड्स टैलेंट स्कूल में एज अ मैथ्स टीचर काम करती थी। वो बस एक टीचर ही नहीं थी, वो एक मैथमेटिक गोल्ड मेडलिस्ट थी। दोनों ही पेरेंट्स साइंस एंड लॉजिक के बैकग्राउंड से थे। उनकी 2 बेटियां थी, 22 ईयर ओल्ड साई दिव्या, जो कि चेन्नई के AR रहमान म्यूजिकल एकेडमी में म्यूजिक का प्रोफेशनल कोर्स कर रही थी। और उनकी बड़ी बेटी 27 ईयर ओल्ड अलेख्या नायडू, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विस किया करती थी। एक डिसिप्लिन्ड गवर्नमेंट जॉब, एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन और एक स्टेबल करियर। लेकिन जनवरी 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के चलते अलेख्या को अपने पोस्टिंग एरिया छोड़कर अपने मॉम डैड के साथ रहना पड़ा था। मतलब वो मध्य प्रदेश के भोपाल छोड़कर अपने होम टाउन यानी मदनपल्ली में रहने लगी थी। 24th of January 2021 मदनपल्ली पुलिस नायडू फैमिली के घर के बाहर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंच के उन्होंने घर का दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। घर के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई मंत्र चांट कर रहा है, कुछ हवन हो रहा है, ऐसे आवाज़ें आ रही थी।
पुलिस ने बार बार दरवाजा नॉक किया लेकिन फिर भी घर के अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। आफ्टर सम टाइम खुद पुरुषोत्तम नायडू अपने घर का मेन डोर ओपन करते हैं। जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो घर के अंदर से एक अजीब सी स्मेल और धुआं आने लगी थी। पुलिस वाले तुरंत घर के अंदर एंटर करते हैं तो वहां पे हर जगह पे तंत्र पूजा के सामान बिखरे हुए पड़े थे, जैसे कि नारियल, सिंदूर, चावल जैसे चीजें इधर उधर बिखरे हुए थे। पुलिस वाले घर की तलाशी शुरू करते हैं लेकिन तभी पद्मजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पद्मजा कहती है कि आप शूज पहन के अंदर मत आओ, यहाँ पे भगवान शिव जी रहते हैं। आपके ऐसे करने से उनका घर अपवित्र हो जाएगा और उनकी दोनों बेटियां फिर से इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएंगे। उनका रिचुअल फेल हो जाएगा। उनको बस सुबह तक का टाइम चाहिए था। वो पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। वो कहती है, प्लीज सर आप यहाँ से चले जाइए, मेरी बेटियों को मुझे फिर से जिंदा करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो वो कभी इस दुनिया में फिर से कभी नहीं आ पाएंगे। पद्मजा रोने लगी। ఏమండి దేవుడి రూమ్లో షూస్ వేసుకొని పోతున్నారండి. అందరూ దేవుడి రూమ్కి మన ఇంట్లోకి షూస్ వేసుకొని రాకూడదు కదా, ఎంత పవిత్రంగా వస్తుందండి. పిల్లలు ఎందుకు చూపిస్తున్నారు వాళ్ళకి? నా బిడ్డలు బట్టలు లేకుండా ఎందుకు చూపిస్తున్నారు మీరు? ఒక్క రోజు వదిలేయండి సార్, ఒక్క రోజు వదిలేయండి సార్. పాదాలకంతా నమస్కారం చేస్తాను. చేసిన పని వల్లే కదా అయ్యా ఇది. तलाशी के दौरान जब पुलिस वाले उस घर के ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद पूजा रूम को चेक करते हैं तो वहाँ पे एक लाश पड़ी हुई थी और वो लाश 22 ईयर ओल्ड साई दिव्या की थी। लाश की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि साई दिव्या को कम्प्लीटली नेकेड करके उसको एक रेड कलर के कपड़े से ढका गया था। फिर साई दिव्या के मुंह में एक कॉपर का कलश था और उसके सिर के बालों को ट्रिम किया गया था। फिर साई दिव्या के सिर के अंदर एक त्रिशूल को घुसाकर उसे जान से मार दिया गया था। ये मंजर देखने में काफ़ी डरावना था। पुलिस वाले एक पल के लिए हैरान हो गए थे। लाश के आसपास पूजा पाठ के सामान पड़े हुए थे, जैसे कि सिंदूर और नारियल, किसी स्पिरिचुअल बाबा की किताबें। ये सब देखकर पुलिस वालों को ये समझ में आ चुका था कि उस घर में कुछ न कुछ ऐसे रिचुअल परफॉर्म किए गए हैं जिसमें इंसानों को सैक्रिफाइस किया गया है। जैसे ही पुलिस वाले तलाशी करते करते उस घर के फर्स्ट फ्लोर पर एंटर करते हैं तो वहाँ पे खून बहने के निशान थे। पुलिस वाले उस निशान को फॉलो करके एक बेडरूम तक पहुंचते हैं। जब पुलिस वालों ने उस बेडरूम के अंदर देखा तो वहाँ पे 27 ईयर ओल्ड अलेख्या की लाश पड़ी हुई थी। अलेख्या का सिर बहुत ही बुरी तरीके से कुचल दिया गया था और उसी लाश के पास एक डंबल था जिसमें खून लगा हुआ था। वहाँ का मंजर देख के ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि आखिर वहाँ पर अलेख्या के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन इन सब के बीच में पुलिस वालों ने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की कि उन दोनों बच्चियों के पिता यानी पुरुषोत्तम नायडू काफ़ी शांत से है, एज इफ उनके घर में कुछ हुआ ही ना हो, सब कुछ नॉर्मल है। इस वजह से पुलिस वाले पुरुषोत्तम नायडू से पूछते हैं कि सर आपके घर में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपकी बेटियों की हालत ऐसी हो गई। तो जो जवाब पुरुषोत्तम नायडू ने पुलिस वालों को दिया उसे सुनकर पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन के मुंह से कुछ ऐसी बातें सुनना किसी के लिए भी नॉर्मल नहीं हो सकता। पुरुषोत्तम नायडू का कहना था कि उनकी दोनों बेटियों के शरीर के अंदर कुछ बुरी शक्तियां थी जो कि उनके बुरे कर्मों की वजह से उनके शरीर में आ चुके थे। वो बस उन्हें क्लिंस करना चाहते थे। इस वजह से वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिस रिचुअल में उनके अकॉर्डिंग अगर उनकी दोनों बेटियों को कलयुग के अंत के दिन अगर भगवान को सैक्रिफाइस किया गया तो सतयुग के शुरुआती दिन यानी 25 जनवरी 2021 के दिन वो फिर से उसी शरीर में अपने प्योरेस्ट फॉर्म में फिर से जिंदा हो जाएंगी। एंड इस तरीके से वो अपनी बेटियों को क्लींस करना चाहते थे। इसलिए उस दिन उन्होंने वो रिचुअल परफॉर्म किया एंड उन्होंने भगवान के लिए अपनी बेटियों को सैक्रिफाइस कर दिया। इस रिचुअल में वो अपने आप को भी सैक्रिफाइस करने वाले थे, लेकिन उतने में ही पुलिस वाले वहाँ पर आ पहुँचे। जब पुलिस वालों ने ये सब सुना तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा, लेकिन स्टिल पुरुषोत्तम नायडू एंड पद्मजा का यही मानना था कि अगले दिन सुबह के 6 बजे तक वो उनकी बेटियों को फिर से जिंदा देख पाएंगे। वो बार बार पुलिस वालों को रिक्वेस्ट करते रहे कि आज का दिन यानी 24 जनवरी 2021 के दिन उन्हें बस अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना रिचुअल कंप्लीट करे एंड उसके अगले दिन अपनी बेटियों को जिंदा देख पाए। उनका बिलीव इतना स्ट्रांग था कि वो सच में ये मानते थे कि उनकी बेटियां अगले दिन उसी शरीर में फिर से जिंदा होने वाले हैं।
वो बार बार इसे रिपीट कर रहे थे। पुलिस वालों को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। ये सब देखकर पुलिस वालों को ये समझ में आ चुका था कि नायडू का पल्स नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। इस वजह से उन्हें पुलिस वाले तुरंत अरेस्ट करते हैं। लेकिन वो कोविड का टाइम था, इस वजह से कस्टडी में लेने से पहले पुलिस वालों ने उनका कोविड टेस्ट करवाया। एंड यू नो व्हाट, कोविड टेस्ट के दौरान पद्मजा का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था। वो अपने आप को भगवान शिव बोलने लगी थी। उनका कहना था कि कोरोना चाइना से नहीं बल्कि उनकी बॉडी पार्टिकल से बना है। శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది. ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా, ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను. చైనా నుంచి రాలేదు. नायडू फैमिली हमेशा से शिवनगर कॉलोनी में नहीं रहा करती थी। इस इंसिडेंट के 6 महीने पहले वो प्रसंत नगर कॉलोनी से शिवनगर कॉलोनी अपने नए घर शिफ्ट हुए थे। नए घर शिफ्ट होने के बाद उनके नेबर्स ने कुछ अनयूजुअल सा नोटिस नहीं किया, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया नेबर्स ने कुछ अजीब सी चीजें नोटिस करना शुरू किया, जैसे कि नायडू फैमिली से घर के बाहर कोई आता ही नहीं था। उनके घर वाले किसी से बात नहीं करते थे, किसी से हेल्प नहीं मांगते थे। उन्होंने अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट करके रखा था। कभी कभी ही पुरुषोत्तम नायडू अपने घर से बाहर निकलते थे ताकि वो घर के जरूरी सामान अपने घर ले जा सके। उसके सिवा एक घर से कोई भी बाहर नहीं आता था, ना ही वो अपने करीब किसी को आने देते थे। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसे आइसोलेशन अक्सर शेयर्ड बिलीफ सिस्टम्स को और ज्यादा एक्सट्रीम बना देता है। जब एक ही सोच बार बार बिना किसी एक्सटर्नल चैलेंजेस के रिपीट होती है तो वो धीरे धीरे से रियलिटी का रिप्लेसमेंट बन जाता है। एंड यही चीज हमें दिल्ली के बुरारी केस में भी देखने मिला था, जिसमें एक पूरी की पूरी फैमिली एक ही बिलीफ के अंदर अपने आप को बंद करके जीने लगी थी। वाइल इन्वेस्टिगेशन, जब पुलिस वालों ने पुरुषोत्तम नायडू को इंटेरोगेट किया तो उनका कहना था कि उनकी दोनों बेटियों ने इस इंसिडेंट के होने से कुछ दिनों पहले से ही अपने आप को आइसोलेट करके रखा था। ना ही वो किसी से बात किया करते, ना ही अपने फीलिंग्स को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया करते थे। वो बस अपने आप में शांत से रहने लगे थे। ऑल्सो उनकी बड़ी बेटी अलेख्या ये क्लेम किया करती थी कि वो भगवान शिव का रूप है, उसके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है। जब मैंने अलेख्या का इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया तो वहाँ पर अलेख्या ने इस इंसिडेंट के होने से कुछ दिन पहले कुछ चीज़ें पोस्ट करके रखी थी, जैसे कि शिवा इज़ कमिंग, वर्क इज़ डन एंड कुछ इस्लामोफोबिक पोस्ट उसने कर रखे थे, जिसे देख के साफ साफ पता चल रहा था कि आगे जो कुछ भी होने वाला था वो सब कुछ अलेख्या को पता था। वही दूसरी ओर उनकी छोटी बेटी साई दिव्या को घर के अंदर बुरी शक्तियाँ दिखाई देती थी। वो शक्तियाँ साई दिव्या को अपने आप की जान लेने के लिए मजबूर किया करते थे, अपने आप को हर्ट करने के लिए फोर्स किया करते थे। 15 जनवरी 2021 साई दिव्या अपने डॉग कृष्णाडू को लेके बाहर वॉक पर गई हुई थी। सब कुछ नॉर्मल था। वो अपने डॉग के साथ खेलती है, घूमती है, सब काम खत्म करके अपने घर लौट कर आती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर लौट कर आई तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने लगी। तबीयत इस हद तक बिगड़ जाती है कि साई दिव्या ढंग से बोल तक नहीं पा रही थी। जब साई दिव्या ने यह बात अपने सिस्टर अलेख्या से शेयर किया तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हर, अलेख्या ने कहा कि उसके अंदर कुछ बुरी शक्तियाँ आ चुकी है जो कि आने वाले कुछ ही दिनों में साई दिव्या को जान से मार देगी। एंड हैरानी की बात यह थी कि अलेख्या ने अपने मॉम डैड को तक कन्विंस कर रखा था कि वो जो कह रही है वो सब कुछ सच है, वो सच में होने वाला है। अलेख्या का कहना था कि उनके घर में एक हवन करने से सारी बुरी शक्तियाँ चली जाएंगी। इस वजह से अलेख्या की बातों में आके पुरुषोत्तम नायडू 23 जनवरी 2021 के दिन रामैया नाम के एक तांत्रिक को अपने घर बुलाते हैं एंड एक हवन करवाते हैं। इस हवन के बाद सब कुछ ठीक होने वाला था, लेकिन हवन करवाने के बावजूद घर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। साई दिव्या की तबीयत में सुधार नहीं आया। इस वजह से उसके अगले दिन फिर से वो हवन करवाने के बारे में सोचते हैं एंड 24 जनवरी 2021 के दिन वो फिर से रामैया को कॉल ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार रामैया कॉल पिक नहीं करते। इस वजह से घर वाले काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि अगर टाइम पे रिचुअल परफॉर्म किया नहीं गया तो उनकी बेटी साई दिव्या की जान जा सकती है। इसलिए वो बहुत ही डर में थे एंड इसी डर का फ़ायदा उठा के अलेख्या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ फियर साइकोसिस का गेम खेलना शुरू करती है। अलेख्या अपने फैमिली वालों से कहती है कि अब टाइम ख़त्म हो चुका है, अब साई दिव्या का मौत निश्चित है, लेकिन अगर मौत होने ही वाली है तो हम क्यों ना साई दिव्या को भगवान के लिए सैक्रिफाइस कर दें। उसे ये सारे रिचुअल्स आते हैं,
ये करने से सतयुग के पहले सूरज के किरण के साथ साई दिव्या अपने पुराने शरीर में ही पुनर्जीवित हो सकती है, लेकिन ये करने के बाद उनका कर्मा बिगड़ सकता है। इसलिए ये करने के बाद उन्हें भी अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि पूरी की पूरी फैमिली सतयुग के सूरज के पहले किरण के साथ उसी पुराने शरीर में फिर से जिंदा हो सके। अलेख्या का कहना था कि जो 24 जनवरी 2021 है वो कलयुग का आखिरी दिन है एंड उसके अगले दिन 25 जनवरी 2021 के दिन सतयुग का शुरुआत होगा एंड उसी दिन वो उसी शरीर में फिर से जिंदा हो जाएंगी। उसके लिए एक रिचुअल परफॉर्म करना पड़ेगा एंड वो रिचुअल अलेख्या को आता है। रीइंकार्नेशन का रिचुअल उसने यूट्यूब एंड कुछ किताबें पढ़ के सीख लिया है। वो अब रिचुअल परफॉर्म करने के काबिल है। उसके मॉम डैड ये बात मान लेते हैं। उस दिन अराउंड दोपहर के 12 बजे अलेख्या अपनी बहन साई दिव्या को कम्प्लीटली नेकेड करती है एंड उसे एक रेड कलर के कपड़े से कवर करती है। फिर उसे अपने घर के पूजा रूम में ले जाकर उसके सर के बाल को ट्रिम करती है एंड उसके मुंह में एक कॉपर का कलश रखकर उसके सिर में एक त्रिशूल घुसाकर अपनी ही बहन को मार देती है। इस पूरी रिचुअल के दौरान उसके पेरेंट्स भी वहीं पे बैठे थे। अलेख्या ने अपने डैड से कहा था कि एक घंटी लो एंड उसे लगातार बजाते रहो। घर के अंदर घंटियों के गूंजने की आवाज़ ने साई दिव्या के दर्द को दबा दिया था। साई दिव्या लगातार 4 घंटे उसी कंडीशन में तड़पती रही। 4 घंटे तक उनके घर में घंटियां बजती रही। जब साई दिव्या ने अपनी आखिरी सांस ली तो अलेख्या का कहना था कि अब साई दिव्या को अगले दिन पुनर्जन्म मिल जाएगा। इसके लिए अब अलेख्या को अपने आप की जान को भी सैक्रिफाइस करना था। इसलिए अलेख्या अपनी मॉम को कहती है कि किसी हैवी चीज़ से उसके सर को कुचला जाए ताकि वो जितना ज़्यादा दर्द हो सके वो फील करके मर जाए, ताकि उसके सारे बुरे कर्म इसी कलयुग में छूट जाए एंड वो सतयुग में एक अच्छे इंसान की तरह फिर से पैदा हो। पद्मजा ये करने से डर रही थी, वो इस रिचुअल से पीछे हट रही थी, लेकिन तभी अलेख्या ने पद्मजा से कहा कि अगर वो ये रिचुअल कंप्लीट नहीं करते हैं, अलेख्या को मारा ना जाए, तो साई दिव्या भी ऐसे ही रह जाएगी, वो कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाएगी। वो अपने मॉम को डराती है एंड अपने मॉम के हाथों ही अपने आप को जान से मरवा देती है। इसके बाद पुरुषोत्तम एंड पद्मजा भी अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाले थे, लेकिन तभी पुरुषोत्तम नायडू के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर वो जिंदा ही नहीं हुए एंड उनकी दोनों बेटियां इस युग में फिर से जिंदा हो गए तो वो अकेले पड़ जाएंगे, उनका ख्याल कौन रखेगा। इसलिए वो अपने दोस्त जे नायडू को कॉल करके कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में एक रिचुअल परफॉर्म किया है जिसकी वजह से वो अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाले हैं, तो अगर वो जिंदा नहीं हुए तो वो उनकी बेटियों का ख्याल रखे। ये सुनकर जे नायडू काफ़ी ज़्यादा डर गए एंड उन्होंने पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया एंड इसी तरह इस केस के बारे में पुलिस वालों को पता चला। 27 जनवरी 2021 इन्वेस्टिगेशन के बाद पद्मजा एंड पुरुषोत्तम नायडू को सेशन कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 14 डेज ऑफ पुलिस रिमांड में भेजने का ऑर्डर पास किया। उसके साथ साथ दोनों का साइकोलॉजिकल एंड साइकेट्रिक एवेल्युएशन करवाने का भी ऑर्डर पास किया। साइकेट्रिक असेसमेंट के बाद डॉक्टर्स ने उन दोनों को शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर नाम के एक मेंटल डिसऑर्डर से डायग्नोज किया। शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर एक रेयर मेंटल कंडीशन है जिसमें एक इंसान अपने डिल्यूजन को धीरे धीरे से दूसरे इंसान के दिमाग में ट्रांसफर करता है एंड इसके बाद जो दूसरा इंसान होता है वो सेम पहले इंसान की तरह ही फील एंड सोचने लगता है। वो इंसान उसके ही डिल्यूजन को अपना सच मान बैठता है एंड उसी दुनिया में खो जाता है। एंड इस केस में अलेख्या ने अपने डिल्यूजन्स को अपने फैमिली वालों के दिमाग में ट्रांसफर किया था, इसलिए पूरी की पूरी फैमिली एक ही तरह बिहेव एंड फील करने लगी थी। इस केस के रिलेटेड एक और शॉकिंग बात यह है कि आज तक इस केस का फाइनल जजमेंट नहीं आया है। इस केस की हियरिंग अभी भी कोर्ट में चल रहा है एंड जस्टिस प्रोसेस अब तक कंक्लूड नहीं हुई है। एट द एंड ऑफ दिस केस मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ पे भरोसा करना या ना करना वो कम्प्लीटली आपका चॉइस है, लेकिन आपके उस भरोसे की वजह से अगर किसी और के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो गलत है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच का फ़र्क जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या फिर अपनी केस के बारे में मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, आप ज्वाइन करके मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। बाय बाय।